नेक्स्ट जो हमारे पास अप्रोच है जी वो है इकोलॉजिकल अप्रोच। माहौलियाती नुक्ता नजर के तहत यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इकोलॉजिकल अप्रोच हम देखते हैं ये क्या है और ये किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने में जो है वो हेल्प कर सकती है और इसके मानने वाले क्या कहते हैं। अब इससे पहले 3 अप्रोचेस हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच डिस्कस किया या क्लासिकल अप्रोच, दूसरे नंबर पर हमने साइंटिफिक अप्रोच डिस्कस किया, तीसरे नंबर पर हमने बिहेवियरलिज्म या ह्यूमन बिहेवियर जो अप्रोच थी उसकी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच डिस्कस की और अब नंबर 4 पे इकोलॉजिकल डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है इकोलॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या है, इसको हम जरा समझते हैं। इकोलॉजी का मतलब क्या है। ये इकोलॉजी जो है ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, सबसे पहली बात ये है, और इसमें स्टडी किया जाता है लिविंग थिंग्स को, जानदार चीजों को जो है वो इसके अंदर स्टडी किया जाता है इन रिलेशन टू ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट। कि स्टडी कैसे किया जाता है कि उनका आपसी जो ताल्लुक है वो क्या है, प्लस उनका जो एनवायरनमेंट माहौल के साथ जो ताल्लुक है वो क्या है। ठीक है, यानी एक जाहिर बात है एक जगह पे एक जो चीज है वो उसका आपस में क्या लिंक होगा और साथ में वहीं पे जो एनवायरनमेंट के अंदर वो रह रही हैं जो चीजें हैं उनका उस एनवायरनमेंट के साथ जो है वो क्या लिंक होता है या क्या ताल्लुक है, किस तरह से होता है। तो इकोलॉजी का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, अब ब्यूरोक्रेसी की टर्म में अगर हम देखते हैं कि ये क्या अप्रोच है और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, तो ब्यूरोक्रेसी जो है ये माना जाता है वो भी अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल सिस्टम्स। कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी मल्टीपल वेज में अफेक्ट होती है। जैसे एक तो अपने एनवायरमेंटल सिस्टम यानी जिस माहौल के अंदर वो ब्यूरोक्रेसी मौजूद होती है उस पर उसका असर होता है, एक बात। दूसरी बात, उनका आपस का भी एक रिलेशन होता है, ठीक है, जो इदारों के अंदर होता है, सोशल इंस्टीट्यूशनल इंटरेक्शन। ठीक है जी, ये भी मौजूद होता है जिसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशो कल्चरल फैक्टर हो सकते हैं और सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी हो सकते हैं, इंटरडिपेंडेंस एंड एनवायरनमेंट हो सकते हैं। ठीक है, इन चीजों का आपसी जो लिंक है एक्चुअली में ये क्या है, ये सारे का सारा इकोलॉजिकल अप्रोच बनाता है या इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही क्रिएट करता है। ब्यूरोक्रेसी का आपसी जो उनका इंटरनल रिलेशन है और साथ में उस इदारे का जो बाहर दूसरे इदारों के साथ या एज ए होल सोसाइटी के साथ जो लिंक है, तो इसलिए जो है इसको इकोलॉजिकल अप्रोच कहा गया। तो अब आप ये समझ गए कि एक्चुअली में इसको इकोलॉजिकल अप्रोच क्यों कहा जाता है। जैसे इकोसिस्टम होता है ना, देखिए इकोसिस्टम ये उसी से ही है कि इकोसिस्टम कैसे जनरेट होता है अपने पूरे एनवायरनमेंट के साथ, इर्द गिर्द के माहौल पूरे का पूरा जो है ना वो एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है। एक चीज दूसरे के ऊपर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो है, या डिपेंडेंसी या इंटरडिपेंडेंसी जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये हम ऑलरेडी IR की अप्रोच के अंदर भी थोड़ा सा डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें यह क्लेम किया जाता है, या जो इसके जो स्कॉलर्स हैं वो क्या क्लेम करते हैं, नोबडी अंडरस्टैंड्स नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कि भाई कोई भी जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि हम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा समझ गए हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लीटली समझना पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको उसको समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको समझने के लिए आपको उसके सोशल इन्वायरमेंट को, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को आपको समझना पड़ेगा। यानी लेट्स सपोज कैसे हम ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, अगर हम ये कहते हैं पाकिस्तान की, अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो यहां का सोशो कल्चर कुछ और है। ठीक है, अगर आप एक गांव देहात में जाते हैं तो वहां पे आप देखेंगे ऑफिसर्स का बर्ताव, एडमिनिस्ट्रेशन का बर्ताव कुछ और तरह का है। वहीं पे अगर आप शहर के अंदर आएंगे तो वहां पे कुछ और तरह का आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वो कितना कमा रहे हैं, कितना सिस्टम हो रहा है, यानी उनकी सैलरीज वगैरह क्या है और पूरा मुल्क की इकोनॉमी किस तरह पे है, तो वो वही उनको सेट करेगी ना। एक अमीर मुल्क जो है, अब यूएसए की अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल कुछ और है लेकिन हमारा कुछ और है। अगर हम ये कहते हैं वहां पे करप्शन नहीं लेते, तो भाई वहां पे तो करप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि सैलरीज काफी हैं, तो यहां पे तो वो चीज नहीं है। इसी तरह से मुल्क का भी असर है, फिर इकोनॉमी का और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब यहां पे हम ये कहते हैं भाई जो ब्यूरोक्रेसी है, या ब्यूरोक्रेसी का नाम अगर ना लूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यूट्रल होती है। हम ये कहते हैं कि भाई हम थ्योरी में पढ़ते हैं, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि थ्योरी एंड प्रैक्टिस में जो डिफरेंस है उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो थ्योरी में हम यहां पे देखते हैं कि न्यूट्रलिटी की हमें कहीं दिखाई नहीं देती। ठीक है जी, हम देखते हैं कि डीसी साहब जो है वो जिसकी एफिलिएशन होती है उसी एमपीए की उसी के इलाके में आके अपॉइंट होते हैं, अपने ही लोगों को अपॉइंट किया जाता है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इस इकोलॉजिकल अप्रोच के अगर हम सपोर्टर्स की बात करते हैं तो सपोर्टर्स में कौन से हैं जी, पहले सपोर्टर हैं जी जॉन एम गॉग साहब, दूसरे हैं फ्रेड डब्ल्यू रिग्स और थर्ड हैं रॉबर्ट ढॉल। ठीक है जी, ये जो 3 हैं ये मेजर सपोर्टर्स हैं इकोलॉजिकल थ्योरी के या इकोलॉजिकल अप्रोच के। ठीक है, बाकी और भी हैं लेकिन ये मेजर हैं। अब अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले कहां पे हमें इसका जिक्र देखने को मिलता है, तो वो हैं जी जॉन एम गॉग साहब। इनकी जो बुक है रिफ्लेक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1948 के अंदर जो है वो पब्लिश हुई, उस टाइम पे जो है सबसे पहले इन्होंने जो है वो इकोलॉजिकल अप्रोच का जिक्र किया।
अब अगर हम मेरिट्स देखते हैं कि इस इकोलॉजिकल अप्रोच की खूबियां क्या हैं या फीचर्स, आप इसे कह लें कि क्या क्या हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है जी इंपेरिकल एंड एप्लीकेबल टू द कंक्रीट सिचुएशंस। कि सबसे पहली चीज क्या है, ये इंपेरिकल है ये भी, ठीक है जी, और ये एप्लीकेबल है कंक्रीट सिचुएशंस के अंदर। कंक्रीट सिचुएशंस का मतलब है जहां पे टफ एनवायरनमेंट्स हो या फिर मुश्किल हालात हो, वहां पे हमें जो है इसके एप्लीकेशन ज्यादा देखने को मिलती है या हम इसे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसका मेरिट क्या है जी, क्रॉस कल्चरल है, यानी इजी टू स्टडी है। क्रॉस कल्चरल का मतलब क्या है, क्रॉस कल्चरल का मतलब यह है कि हम इसमें जब एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रन हो रही है, तो अल्टीमेटली वो जो एनवायरनमेंट है, वो जो माहौल है, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो हमें इसे आसानी से हम समझ सकते हैं कि भाई उस माहौल में कैसा है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जैसे मैं आपको दे चुका हूं कि लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि एक एसी साहब जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है सिंध के किसी गांव के अंदर, तो एक एसी सिंध के किसी गांव के अंदर उसका क्या लेवल होगा, उसकी क्या रिस्पेक्ट होगी, वहां के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अल्टीमेटली वो उनका सब कुछ ही होगा, उस गांव का, उस देहात का या पंजाब का अगर हम बात करते हैं, यानी किसी भी रूरल एरिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वहां पे एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है और एक अफसर लेवल का बंदा जो है उसकी क्या अप्रोच होगी, वहां का कल्चर क्या होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की या कराची के अंदर अगर एसी साहब हैं तो अल्टीमेटली वहां पे जो है वो उनका काम कुछ और होगा या उनकी वो रिस्पेक्ट या एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, उन लोगों की वजह से सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट वो डिफरेंट है, तो इसलिए वो उनके ऊपर भी, उनकी जॉब के ऊपर भी असरअंदाज होगा। ऐसा ही है कि अगर आपको कराची में ज्यादा रूल्स और लॉज का जो है वो ख्याल रखना होगा कि वहां पढ़े लिखे लोगों में आप अगर ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर सिंध या पंजाब का कोई गांव है या केपी का, तो वहां पे आपको इन चीजों को कम ख्याल रखना है। वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, बल्कि आप जो है वो थोड़ा सा देखेंगे कोई चौधरी साहब हैं, वडेरा साहब हैं, उनके साथ भी मिलजुल के आपको काम करना है, तो एक्चुअली में जो है फिर यहां पे एनवायरनमेंट का बहुत असर है। थर्ड पे क्या है जी, यूजफुल इन स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है किस की स्टडी में जी, कंपैरेटिव जो स्टडी है, इसको आगे हम स्टडी करेंगे भी। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स के अंदर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो, ये मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर भी आप कह सकते हैं। जैसे अब यूएसए है तो वहां पे उनका एनवायरमेंट कुछ और है, यूरोपियन कंट्रीज है वहां का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एनवायरमेंट डिफरेंट है। इसी तरह से अफ्रीकन कंट्रीज जो गरीब ममालिक हैं वहां पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डिफरेंट है। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जो है वहां पे एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो ये चीज है यहां पे, तो इसलिए ये इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को स्टडी करने के लिए हमें आसानी रहेगी इस इकोलॉजिकल अप्रोच के तहत कि भाई अगर हम ये कहते हैं कि यूएसए में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, तो अगर हम कहते हैं क्यों, तो फिर हमें वहां से जवाब मिलेगा भाई वहां पे तरक्की है, वहां पे लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है जी, वहां पे गवर्नमेंट का लेवल डिफरेंट है। इसी तरह से हम ये कहेंगे अफ्रीका में या पाकिस्तानी, जैसे हम कहते हैं जी यहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं है, भाई कोई पूछता ही नहीं है, कोई परवाह नहीं है। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो वीक है और गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है, इतना इंसेंटिव्स नहीं मिलते। तो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमें इर्द गिर्द की चीजों से मिल रहे हैं, ना कि उस सिस्टम के अंदर से जवाब इसका मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए आसानी है। अच्छा, नेक्स्ट मेरिट क्या है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विद द डिफरेंट एनवायरनमेंट कैन बी स्टडीड। ये जो बात कर चुका हूं ऑलरेडी कि कंपैरेटिव स्टडी में हम डिफरेंट कंट्रीज को स्टडी करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये हैं इसकी खूबियां, यानी कि ये जो इकोलॉजिकल अप्रोच है इसकी। लेकिन अब इसके ऊपर भी जो है वो तनकीद मौजूद है। तो अब अगर हम इसके ऊपर देखते हैं कि इसके ऊपर क्या तनकीद है, क्या क्रिटिसिज्म है, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या है जी, वर्क अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है नॉट ऑन एनवायरनमेंट। कि सबसे पहली तनकीद इसके ऊपर ये की जाती है कि भाई आपको जो काम है, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन हो रही है, कवानीन के तहत रन हो रही है, लॉज के तहत, तो आप वहां पे फिर एनवायरनमेंट को कहां देखते हैं, आपको काम करना है तो काम करना है। यानी एक एसी जो है वो सिंध में भी किसी गांव में एसी है, और इसी तरह से वो एसी जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर वहां पे भी एसी है, किसी सिटी के अंदर भी। तो ये फिर कहां से बात होगी कि भाई आपने जो है ना वहां के एनवायरनमेंट पे, सो ये हो सकता है क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज वन कल्चर इन एवरीवेयर। कि ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर है वो तो हर जगह पे एक जैसा ही है। अब कोई भी इदारा है तो गवर्नमेंट का तो पूरी जगह पे स्ट्रक्चर एक है, पूरी दुनिया में स्ट्रक्चर एक है, गवर्नमेंट का एक ही जैसा बिहेवियर है, तो फिर ये कहें वहां का डिफरेंट वहां का डिफरेंट, ये भी है एक क्रिटिसिज्म। अच्छा, लेस वर्क प्रोडक्टिविटी है ड्यू टू कल्चरल इन्फ्लुएंस। कि अगर हम कल्चर की बात करेंगे तो फिर हम देखेंगे कहीं पे कल्चर, जैसे अब सिटीज हैं, हम अगर शहरों की बात करते हैं तो शहरों में काम ज्यादा है, क्योंकि वहां पे हम कहते हैं जी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है पब्लिक सर्वेंट्स की, लेकिन देहातों में कोई पूछता नहीं, तो इसलिए वहां पे करप्शन भी ज्यादा है, और हम ये कह सकते हैं कि वहां पे भाई फिर काम भी नहीं होता, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म का हमें बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता है, क्योंकि जहां कल्चरल इन्फ्लुएंस है तो अल्टीमेटली हम फिर बहाने करेंगे कि भाई ऐसा है वैसा है इस तरह से है, तो फिर प्रोफेशनलिज्म वहां पे हमें देखने को नहीं मिलेगा, हमें ताल्लुकात जो है वो थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे।
और एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि कंक्लूड अगर हम इसे करें तो हम ये कह सकते हैं जी कि एप्लीकेबल इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो गरीब ममालिक हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अफ्रीका जैसे कंट्रीज या खास करके पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में भी हमें ज्यादातर जो है वो यही इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। और स्पेशली जैसे मैं कहूं कि हम अगर ज्यादा इसकी एप्लीकेशन हम सबसे ज्यादा देखें तो हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती है, या खास करके एक फेडरल टाइप ऑफ जो स्टेट है उसमें हमें ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि फेडरेशन देखिए हमेशा फेडरल टाइप की स्टेट वो होगी जहां पे रेसिज्म होगा, जहां पे डिफरेंट कल्चर्स होंगे, जैसे इंडिया हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया। तो यहां पे प्रॉब्लम ज्यादा है कि सिंध का कल्चर डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है, तो इसी तरह से केपी का डिफरेंट है, जीबी का डिफरेंट है। तो वहां पे उनका जो कल्चर है वो असर करेगा इनके ऊपर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी के ऊपर करेगा। तो ये यहां पे फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। लेकिन यहां पे हमें ये देखने को भी ज्यादा मिलती है, कल्चर इन्फ्लुएंस ज्यादा है इन कंट्रीज के अंदर। तो ये हमारे पास है जी इकोलॉजिकल अप्रोच। आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे हमारे पास है जी द केस स्टडी अप्रोच। यानी केस स्टडी अप्रोच का क्या तरीका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने के लिए।